क्या हाल है भाई लोग, आ गया हम एक और न्यू मांगा के साथ। इस मांगा के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लॉट्स है। अगर तुम्हारे लाइफ के अंदर थोड़ा भी मोटिवेशन का कमी है तो ये मांगा रीड करने के बाद तुम लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगा। मुझे तो ये मांगा पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। मैं ये मांगा ऑलमोस्ट 5 या 10 चैप्टर रीड करके रखा है और मैंने इसका पहले का जो इंटायर प्लॉट है वो इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे डिटेल्ड में एकदम लाइन बाय लाइन इस मांगा को एक्सप्लेन किया है, जिससे तुम लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो मांगा शुरू होती है और हमें पता चलता है कि हम अभी जिस सीन को देख रहे हैं उस जगह का नाम है द ट्रूथ ऑफ काउंसिल और ये ईयर है 1952। और वहीं पर हम देख पा रहे हैं हमारा जो साइड में बड़ा वाला बंदा था वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है कि अभी जल्दी से इसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। फिर हम लिटरली नेक्स्ट पैनल पर देख पा रहे हैं कि वो जो गार्ड वाला बंदा था वो हमारे जो एमसी है उसको पकड़ के बहुत ही जोर जोर से सुनाने लगता है। बोलता है कि तुम इतने बेकार क्यों हो, तुम कुछ भी काम ठीक से क्यों नहीं करते। और इससे हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फाइनली तुम देख ही पा रहे हो कि नेक्स्ट पैनल पर क्या करता है हमारा एमसी गुस्सा होकर। एंड हमारा जो बंदा अभी चिल्ला रहा था हमारे एमसी के ऊपर, उसकी हालत कुछ ऐसी है, तुम नेक्स्ट पैनल पर देख सकते हो। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हमारा एमसी बहुत ही रेज में, बहुत ही गुस्से में चिल्ला रहा होता है और इसका रीजन हमें अभी आगे जाके पता चलेगा वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसी के बाद हमारे सामने डायरेक्टली सीन चेंज होता है और हम एक जगह को देखते हैं जिसका नाम है लवर्ता और ये एक विलेज टाइप का एरिया है। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत किया है तो तुम लोग एडजस्ट कर लेना। उसी के बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो रास्ते से चलकर आ रहा होता है और वो देखता है कि कोई लड़की गिर गई है और वो बहुत ही रो रही होती है। इसी वजह से हमारा जो वो लड़का था, मतलब लड़का तो नहीं है, वो काइंड ऑफ बहुत ही बूढ़ा है, अंकल टाइप का, मैं लड़का ही बोलूंगा चलो। हमारा वो लड़का जाता है और उस लड़की को हील कर देता है अपने मैजिक की मदद से। और ये देखकर अपनी जो लड़की थी वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो बोलती है कि सारा दर्द तो अभी चला गया, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और उसी के बाद हम नेक्स्ट पैनल पर देख पा रहे हैं कि हमारी जो लड़की की केयर टेकर या फिर मदर, कुछ भी बोल लो, वो आ रही होती है और वो हमारी लड़की को बुलाने लगती है। हमारी लड़की बोलती है मॉम देखो इस लड़के ने मेरी मदद की और मेरे सारा दर्द भी गायब हो गया है। और ये देखकर हमारी जो लड़की की मदद थी वो बहुत ही डर जाती है। वो बोलती है कि तुम इन लोगों से दूर रहो, मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी भी एक मेज के सामने मत जाना। और ये बोलते हुए हमारी जो लड़की की मदर थी वो हमारे लौंडे को धक्का मारकर गिरा देती है और वो बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में बातचीत करने लगती है। लिटरली तुम उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ ही सकते हो कि वो कैसा फील करती है एक मेज के खिलाफ। फिर ये सभी चीजें देखकर हमारा जो लौंडा है वो कुछ बोलता तो नहीं, वो वहां से उन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। और वो जाते जाते हमें उस लड़की और उसकी माँ की कुछ बातचीत दिखाई जाती है। वो बोल रहे थे कि ऐसी सारी बातें कि कभी मेज के साथ ऐसा वैसा मत करना, उनके कभी हाथ मत लगना, उन लोगों से कभी बातचीत मत करना, वैसे वैसे कुछ वगैरह वगैरह बातें। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जो वो लौंडा था वो बहुत ही सैड हो जाता है। वो सोचता है कि सारे लोग मेज के बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं। उसी के बाद हमारा ये लौंडा हमें इस वर्ल्ड के बारे में, मतलब हमारा जो मांगा का पूरा सेटअप है उस वर्ल्ड के बारे में बातचीत करने लगता है। वो बताता है कि इस दुनिया के अंदर जब भी कोई लड़का पैदा होता है, मतलब कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने के बाद डिसाइड होता है कि उसको एक वेन ऑफ गार्डियंस नाम का चीज मिला है या फिर नहीं। अगर उसे वो वेन ऑफ गार्डियंस नाम का चीज मिला है तो वो जाके फ्यूचर में मेज क्राफ्ट परफॉर्म कर पाएगा और उसी से वो मेज बन पाएगा, मतलब जादूगर बन पाएगा। और उसके बाद हम एक नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा वो लौंडा कुछ और भी बातें बताता है कि इस लवाता रीजन के अंदर मेज को बहुत ही लो लेवल का कंसिडर किया जाता है, उनकी कोई औकात ही नहीं है इस रीजन के अंदर। और ये बोलते हुए हमें एक पेंडेंट को भी दिखाया जा रहा होता है। आई थिंक इस पेंडेंट से कोई मेज है या फिर नॉर्मल इंसान, इससे उसका पता लगाया जा सकता है। आई डोंट नो कि यह क्या है, तो हमें आगे जाके स्टोरी में पता चलेगा। और हाँ, तुम लोगों के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पर कभी कभी मेज, कभी कभी जादूगर, कभी कभी वगैरह वगैरह कुछ भी बोल रहा हूँ, तो मेज जादूगर सब एक ही चीज है, तो तुम लोग समझ लेना। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो लौंडा था वो अपने घर पर आ चुका है और हम देखते हैं कि उसका घर लिटरली जंगल के अंदर है और एक छोटा सा मकान है। वहीं पर हम देखते हैं कि उस लौंडे के लिए कोई वेट कर रहा था और वो देखकर हमारा जो लौंडा था वो भी शॉक हो जाता है। बट जो न्यू बंदा उसके लिए वेट कर रहा था वो बोलता है मास्टर लियोन। तो फाइनली हमें इस लौंडे का नाम पता चल जाता है। हमारा जो अभी बंदा है लॉन्ग हेयर वाला, उसका नाम है लियोन। और जो नया नया बंदा आया है वो काइंड ऑफ, तुम समझ सकते हो, लियोन का स्टूडेंट वगैरह होगा प्रीवियस लाइफ में, हमें अभी पता चलेगा इसके बारे में। और इसी के बाद हमारे सारे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग घर के अंदर आ चुके हैं और हमारा लियोन उस नए लड़के से बातचीत करने लगता है। और इन लोगों के बीच में वही रियूनियन वाली बातचीत होती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम कितने बड़े हो गए हो, ऐसी सारी बातें। और हमारा नया वाला बंदा बोलता है कि मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर देना, और ऐसी वगैरह वगैरह कुछ बातचीत होती है। बट इसके बाद हमारा जो बंदा था वो क्यों हमारे मास्टर के पास, मतलब लियोन के पास आया है, उसका क्लियर रीजन वो बताता है। हम देख पा रहे थे कि वो दोनों एक टेबल पर बैठ चुके हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कर रहे थे। हमारा जो लियोन है वो बोलते हैं क्या एक सील्डन बॉय। और उसी के बाद हमारा जो नया वाला बंदा
बंदा था वो बताने लगता है कि हाँ वो लड़का ऑलमोस्ट 10 साल का होगा अभी। फिर हमारा जो नया वाला बंदा था वो इस लड़के के बारे में और भी बताने लगता है कि हमारा जो एमसी है वो बहुत ही पावरफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा माना होल्ड करता है मैजिक परफॉर्म करने के टाइम पर। और इसीलिए जो आयरन फोर्ट्रेस है, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि आयरन फोर्ट्रेस एक रॉयल कैपिटल के अंदर जादूगरों के लिए एक संगठन टाइप का समझ लो, ऐसा कुछ है। वो लोग चाहते हैं कि इस बंदे को, मतलब हमारे एमसी को, एक बहुत ही ताकतवर मेज बनाए जिसके वजह से वो अपने रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जो लियोन है वो बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब जो आयरन फोर्ट्रेस है वो अपने फायदे के लिए उस लड़के को यूज करना चाहता है। उसके बाद वो न्यू वाला बंदा ये भी बोलता है कि हमारे जो रॉयल कैपिटल के अंदर आयरन फोर्ट्रेस के जितने भी सारे टीचर्स थे वो सभी के सभी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके देख लिया है, बट किसी ने भी उसको कुछ भी सिखा नहीं पाया। मतलब हमारे एमसी को कुछ सीखने का इच्छा ही नहीं है, वो कभी भी पढ़ना ही नहीं चाहता। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि पहले ही पेज पे हमारे एमसी को कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसकी गेंद तोड़ दी हमारे एमसी ने। एंड इसके बाद हमारा ये लौंडा और भी बताता है कि क्यों ये लोग इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमसी को कुछ जादू सिखा दे। क्योंकि देखो इस वर्ल्ड के अंदर एक चीज होता है, जो तुम एक जादूगर हो अगर, तो अगर तुम्हारे अंदर कोई माना है तो तुम अगर जादू यूज करके उस माना को ना ड्रेन करो तो तुम्हारे अंदर वो माना धीरे धीरे बढ़ने ही लगता है। और एक टाइम पर अगर इतना बढ़ जाता है कि तुम एक क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंट्री ही उड़ जाएगा। मतलब तुम काइंड ऑफ टाइप के एक मॉन्स्टर बन जाओगे। और इसी वजह से हमारे जो सारे आयरन फोर्ट्रेस के, मतलब रॉयल कैपिटल के मैजिशियन वाले बंदे थे, वो हमारे एमसी को सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे मैजिक वैजिक वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारे एमसी के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर होती है इसीलिए। और इसी सारी बातचीत के बाद हमारा जो न्यू वाला बंदा था वो बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वो चाहता है कि हमारा जो लियोन है वो अपने एमसी को सिखाए कि कैसे सारी चीजें करते हैं। और ये हमारा लियोन सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या मैं स्टूडेंट बना उसको? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? रॉयल कैपिटल के अंदर कितने सारे टैलेंटेड मेजर्स हैं, तुम उन लोगों को छोड़कर मुझे उसका मास्टर बनने के लिए बोल रहे हो? और ये सुनकर हमारा जो नया वाला बंदा था वो बोलता है कि आप जो बात बोल रहे हो वो ठीक तो है, बट एक फर्स्ट ईयर मेज चाहे ना ही कर पाए, बट आप एक थर्ड ईयर के मेज होकर भी उतना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हो जो एक फर्स्ट ईयर मेज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है एक मेजेस के ऊपर रैंकिंग भी है, मतलब कौन किस स्टेज में है। तो वो रैंकिंग हमें अभी दिखाई नहीं जाती, बस ये पता चलता है कि हमारा जो लियोन है वो अभी थर्ड स्टेज पर है। और इसके बाद हमारा नया वाला बंदा और भी बोलता है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप ये चीज कर ही लोगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो वो बंदा मर जाएगा। और ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो बहुत ही सैड हो जाता है, उसे कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती है। एंड एट द एंड वो मान ही जाता है कि वो उस बंदे को ट्रेन कर देगा, मतलब हमारे एमसी को। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो जो नया वाला बंदा था वो जाने लगता है और बोलता है कि कुछ दिनों के बाद रॉयल कैपिटल से एक बंदा आएगा और उस लड़के को आपके पास देके चला जाएगा। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा जो लियोन है वो घर के अंदर बैठकर कुछ बातचीत सोच रहा था अपने मन के अंदर। वो यही सारी बातें सोच रहा था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या अगर उसने आउट ऑफ कंट्रोल जाकर यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया तो यहाँ के जो लोग हैं वो पहले से ही मेजस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते थे और अब इतना भी नहीं करेंगे। क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? क्या सच में ये मेरी हैसियत के अंदर भी है? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? मास्टर आखिर आप क्या करते इस समय पर? और ये सारी बातें हमारे लियोन सोच रहा था। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये 9 साल पहले का सीन है, जो आई थिंक ये हमारे लियोन का ही पास्ट है और ये ईयर है 1943। हम देख पा रहे हैं कि 3 लौंडे वाटर मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सामने जो एक लड़की थी, आई गेस ये लड़की है या फिर लौंडा है पता नहीं, वो बोलता है कि तुम लोगों का मैजिक कंट्रोल अभी भी उतना खास नहीं है, तुम लोग अपने पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम हमारे लियोन को देखते हैं जो कि एकदम परफेक्टली सारे के सारे वाटर बॉल्स को कंट्रोल कर रहा था और आइस बॉल को भी कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर हमारा जो मास्टर है वो भी बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो हमारे लियोन के दोस्त लोग थे साइड में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो हमारे लियोन के पोटेंशियल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह तुम तो कितने ज्यादा पोटेंशियल वाले हो, कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, शायद तुम हमारे जैसे सेम हो ही नहीं। ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या मैं तुम लोगों जैसा सेम नहीं हूँ? क्या तुम मुझे मॉन्स्टर बोलना चाहते हो? और इन लोगों की ये सारी बातचीत के बीच में हमारा जो मास्टर था वो आके बोलता है कि तुम लोग बातचीत करना बंद करो और ये जो मैजिक कंट्रोल वाला चीज है ये कोई भी आसान चीज नहीं है, तुमको इसमें मास्टरी हासिल करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो। और उसी के बाद हमारा जो मास्टर है वो फाइनली हमें जो लॉकेट दिखाया गया था कुछ देर पहले उसके बारे में बताने लगता है। हमारा मास्टर बोलता है कि जो लोग इस पावर के साथ, मतलब भेन ऑफ गार्डियंस के साथ पैदा होता है, उन लोगों के पास एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो आगे जाकर एक बहुत ही अच्छा इंसान बन पाए, बट वो पूरा का पूरा उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो लोग अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो लोग अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल मतलब वजर्ग ले जाएंगे और अपने सराउंडिंग्स में
जितने भी सारे लोग हैं उनको हार्म पहुंचाएंगे और इसी वजह से लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते, उनको एक लोली क्रिएचर की तरह देखते हैं। बट अदर साइड अगर तुम मैजिक को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और अच्छे से अपने आप को उसके अंदर डाल पाओगे तो तुम एक मेज बन जाओगे, जिसके वजह से तुम अपने नॉर्मल लाइफ को अच्छे से गुजार पाओगे। और मेजेस को बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के गिल्ड से ऑफर मिलते हैं काम करने के लिए और उन्हीं काम के पैसे से वो अपनी जिंदगी आराम से निकाल देते हैं। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना है तो तुम्हें मैजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और हमारी मास्टर की ये सारी बातें हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी बहुत ही ध्यान से सुनने लगते हैं। वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो आई डोंट नो फॉर सम रीजन बहुत ही गुस्से में होता है और बोलता है कि मुझे गिल्ड के लिए काम नहीं करना, मैं अपने खुद के दम पर जी सकता हूँ वगैरह वगैरह कुछ बातचीत। और इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे मास्टर के सामने एक बहुत ही क्यूट लड़की आ चुकी है और बोलती है कि टीचर मुझे बहुत ही भूख लगी है। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मास्टर था वो बोलता है कि तो ठीक है, फिर ऑलमोस्ट लंच टाइम हो ही गया है तो सब लोग बिल्डिंग के अंदर वापस चलो। और उसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो अकेले ही बाहर बैठा हुआ था और अपने वाटर मैजिक को परफॉर्म कर रहा था, बट वो अपने वाटर मैजिक से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। और हमारा लियोन क्यों इतना चिढ़ रहा था वो हमें अभी पता चलता है। हमारा लियोन बताता है कि मेरे जो वेन ऑफ गार्डियंस है वो बहुत ही कमजोर है। अगर तुम लोग समझ में ना पाओ कि वेन ऑफ गार्डियंस क्या है तो तुम लोग इतना समझो कि तुम लोगों ने डिफरेंट एनिमेस के अंदर जो माना या फिर की एनर्जी ऐसे टाइप के वर्ड सुने ही होंगे ना, जो अपने कैरेक्टर के अंदर जितना पावर है उसको बताता है। तो वही चीज है ये वेन ऑफ गार्डियंस। यहाँ पर ये वेन ऑफ गार्डियंस की एनर्जी या फिर माना की तरह काम करता है। तुम्हारे अंदर जितना ज्यादा होगा तो तुम्हारा पावर उतना ही ज्यादा होगा। और यही हमारा लियोन बताता है कि उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में वेन ऑफ गार्डियंस है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितनी भी परफेक्शन से सारी की सारी मैजिक को कंट्रोल करे, क्योंकि अगर उसके पास ताकतवर मैजिक करने का पावर ही नहीं होगा तो इतना अच्छा कंट्रोल लेकर कुछ फायदा ही नहीं है। और हमारा लियोन ये बोलते हुए बहुत ही गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि कम माना वाले बंदे को कोई भी इस दुनिया के अंदर नहीं अहमियत देता है। एंड वो इन सारी बातचीत के बीच में ही कुछ आवाजें सुन पाता है। वो देखता है कि झाड़ियों के बीच में एक लौंडा रो रहा है। वो जाके उससे बातचीत करता है। वो बोलता है ग्रे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसी के बाद हमारा जो लियोन है वो हमारे ग्रे से बातचीत करने लगता है। वो बोलता है कि तुमको अभी भी नहीं पता कि कैसे अपने मैजिक को कंट्रोल करते हैं। और ये सुनकर अपना जो ग्रे है वो बोलता है कि नहीं, मेरे जो क्लास के बाकी सारे लोग हैं उन सभी को आ गया है, बट मैं ही ये नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद हमारा लियोन सोचता है कि मैजिक कंट्रोल हर एक आदमी अपने आप ही सीख जाता है, बट अगर मैं उसे सिखाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो पहले ही मैजिक जो करते हैं उसका सेंसेशन जो है वो फील कर ले। और उसके बाद हमारा एमसी अपने ग्रे को बताता है कि सुनोगे, इस दुनिया के अंदर हर समय चारों ओर ही माना जो है वो फ्लो कर रहा है, और अगर तुम अपने अंदर उस माना को सोचोगे कि वो तुम्हारे अंदर जमा हो रहा है तो वो तुम्हारे अंदर जमा होकर तुम्हें पावर देगा और उसी से तुम मैजिक कर पाओगे। और उसके बाद हमारा लियोन और भी बताता है कि अभी हम तुम्हारे सेंसेस को इंक्रीज करने वाले हैं, तो तुम अपने पूरे बॉडी को काम कर लो और अपनी चारों तरफ जो दूर की आवाजें हैं वो सुनने की कोशिश करो। ये तुम कर सकते हो ना ग्रे। और ये सुनने के बाद अपना ग्रे बोलता है हाँ। उसी के बाद वो आंख बंद करता है और उसका हाथ पकड़ के हमारा लियोन भी अपना आंख बंद करता है और उसको मदद करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लियोन कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है जिससे कि उसके आसपास और ग्रे के आसपास कुछ चमकदार रोशनियां और पानी की बूंदें आने लगती है। एंड तभी हमारा लियोन आंख खोलकर देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही मैसिव पानी का स्ट्रक्चर आ गया है। एंड जैसे ही वो दोनों लोग आंख खोल देते हैं, क्योंकि उन लोगों का कंसंट्रेशन टूट गया था, इसीलिए वो जो पानी का बॉल था, मतलब मैजिक वाला बॉल था, वो भी टूट जाता है और वो दोनों दूर में गिर जाते हैं। ये देखकर मतलब पहली बार हमारा जो ग्रे है वो मैजिक कर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील करने लगता है। वो बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, क्या ये मैजिक अभी मैंने किया। और लिटरली ये देखने के बाद हमारे जो लियोन है उसका दिल टूट जाता है। तुम उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख ही सकते हो। वो सोचता है कि मैंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में पहली बार ट्राई किया, बट मैं इतना समझ चुका हूँ कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। और क्या ये एनर्जी ग्रे की है? मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मेरा वेन ऑफ गार्डियंस क्या इतना ही वीक है। और हाँ, एक बात सुन लो, मैं कभी कभी इसे वेन ऑफ गार्डियंस, कभी कभी माना, कभी कभी की एनर्जी, कभी कभी पावर, बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, बट तुम लोग समझ जाना कि ये एक ही चीज है, वेन ऑफ गार्डियंस, माना, की एनर्जी, मैं जो ही बोलूँ। उसके बाद हमारा ग्रे जो है वो बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया चीज था, क्या तुम मुझे और भी सिखा सकते हो मैजिक के बारे में। और ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो बहुत ही शॉक हो जाता है, बट वो कुछ बोलता नहीं हमारे ग्रे को। वो अपने मन ही मन में सोच लेता है कि मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि यही सच है। अगर मेरे पास माना ना ही हुआ तो क्या हुआ, मैं किसी ऐसे को मदद कर सकता हूँ जिसके पास माना है। मतलब हमारी ग्रे की बात कर रहा है। और उसके बाद हमारे सामने कुछ टाइम स्कीपिंग सीन्स आते हैं जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि हमारा लियोन जो है वो ग्रे को कंटिन्यूअसली सिखाया जा रहा था मैजिक के बारे में। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक टाइम आता है जहाँ पर अपना जो ग्रे है वो उस जगह को छोड़कर जा रहा था, वो जो भी जगह है मैजिक्स के वगैरह सीखने के। तो हमारा जो लियोन है वो उसे गुड बाय
नहीं करने आता, वो अपने रूम से ही बैठकर उसे देखने लगता है। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लियोन अभी ग्रैंड मास्टर के रूम पर आया है, मतलब जो सभी को मैजिक्स वगैरह सिखाते हैं। हमारा लियोन उसके रूम के अंदर एंटर करते हैं और बोलता है कि मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? और इसी के बाद वो जो मास्टर है वो बोलता है कि लियोन अभी तुम कितने साल के हो? हमारा लियोन बताता है कि अभी मैं 17 साल का हूँ, बट कुछ महीने बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा। और ये सुनकर हमारा जो मास्टर है वो बोलता है तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए जब से तुम यहाँ पर आए हो। और इसी के बाद हमारा जो मास्टर है वो और भी बताता है कि क्योंकि तुम स्मार्ट हो तो तुमने अभी तक ये चीज समझ ही लिया होगा कि तुम्हारा जो माना है या फिर वेन ऑफ गार्डियन से कुछ भी बोलो वो बहुत ही वीक है, और आई गेस तुम्हें किसी भी गिल्ड से या फिर किसी भी पार्टी से ऑफर नहीं आया होगा काम करवाने के लिए। और ये बातें सुनकर हमारा लियोन बहुत ही गुस्सा करता है और बोलता है कि हाँ मुझे नहीं आया। उसके बाद हमारा जो ग्रैंड मास्टर है वो और भी बताता है कि ये बहुत ही दुख की बात है, बट मुझे पता है कि बाकी लोगों से तुमने ही सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की है अपने वेन ऑफ गार्डियंस को मजबूत करने के लिए, बट तुम अपने फेथ से नहीं भाग पाओगे, तुम कुछ भी करो। और अभी तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहते हो। क्या तुमने कुछ भी सोचा है अभी फ्यूचर के बारे में तुम्हारे? और ये सुनने के बाद हमारा जो लियोन है वो बोलता है कि नहीं, मैंने अभी ठीक से कुछ सोचा नहीं। और इसके बाद हमारा जो लियोन है वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा है भी नहीं जिसे मैं फैमिली बोल पाऊं। अगर मैं अपने खुद के ही एक्सपेंसेस निकालने के लिए काम करने की कोशिश करूं तो मेरे जैसे मेज को कोई हायर भी नहीं करेगा, मैं एक टोटली फेलियर हूँ। ये सारी बातें हमारा लियोन अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी हमारा जो मास्टर है वो अपने लियोन को बुलाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि हमारे स्कूल के एक यंग स्टूडेंट को तुमने ट्रेन किया है अपने अंदर। और ये सुनने के बाद हमारा लियोन बोलता है हाँ। और फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो मास्टर है वो अपने ग्रे के ही बारे में बातचीत कर रहा था, और हमारा लियोन ये सुनकर अपोलोजाइज करता है। वो बोलता है मैंने आपसे पहले परमिशन नहीं ली, इसके वजह से मुझे माफ कर देना। और इसके बाद हमारा जो वो ग्रैंड मास्टर था वो थोड़ी और बात सुनाता है हमारे लियोन को। और उसके बाद हमारा जो ग्रैंड मास्टर था वो ये भी बोलता है बट कुछ भी हो, तुम्हारा पावर चाहे कम ही क्यों ना हो, बट तुम्हारा जो नॉलेज है वो बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं तुम्हें ऑफर करने वाला हूँ एक चीज। लियोन क्या तुम मेरा सक्सेसर बनना चाहोगे? और ये सुनकर हमारा लियोन जो है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलते हैं क्या आपने क्या कहा 1 मिनट पहले? और ये सुनकर अपना जो ग्रैंड मास्टर है वो फिर से वही बूढ़ों वाली बातचीत करने लगता है कि तुमको पता है ना कि मैं हमेशा नहीं रहने वाला, किसी को तो इस जगह की देखभाल करनी पड़ेगी, ऐसी कुछ बातें। उसी के बाद हमारा जो लियोन है वो बोलता है कि मैं एक टोटली फेलियर हूँ और मुझे आपका सक्सेसर चूज करना, क्या ये सही भी रहेगा? और इसके बाद हमारा जो मास्टर है वो बहुत ही क्रेजी लाइन बोलता है। वो बोलता है कि चाहे तुम्हारे पास दूसरों जैसा पावर नहीं है, चाहे तुम्हारे पास दूसरों जैसा माना नहीं है, बट तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बस और बस तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो पोटेंशियल हर एक बंदे के अंदर नहीं है। और इसके बाद हमारा जो मास्टर है वो ये भी बताता है कि समझ लो ये एक ऑर्डर है कि तुमको बाकियों को रास्ता दिखाना है कि उनको आगे जाकर क्या करना है। अगर तुम ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें अपने रास्ते जाकर देखना होगा कि तुम अपना लाइफ को कैसे गुजारोगे। भाई लोग, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो ये जो सारी बातें मैंने की, जो तुम्हें बताया होगा कि 9 साल पहले की बातचीत हो रही थी, अभी ये पूरा का पूरा हमारे लियोन का पास्ट स्टोरी था। उसके बाद हमारे सामने प्रेजेंट टाइम पर आते हैं। जो हमारा वो नया वाला बंदा था बोल रहा था ना कि कुछ दिनों बाद ही उस लड़के को लेके आएगा, तो हम देखते हैं कि एक बंदा आ चुका है। वो बोलता है लियोन वर्डेंट, और हम देखते हैं कि हमारा लियोन आ चुका है। वो बोलता है कि मैं इस लड़के को आपके पास लेके आ गया हूँ और बाकी की सारी जिम्मेदारी अब आपकी है। और उसके बाद हम हमारे एमसी का एक फाइनल लुक देखते हैं। ये देखकर भाई 5-6 साल वाला बच्चा नहीं लग रहा, ज्यादा ही डेडली लुक है इसका, कुछ भी बोलो तुम। तो उसी के बाद हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जो लियोन है वो हमारे एमसी को एक ब्रेड और एग वगैरह खाने के लिए देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है और मुझे अभी एक और स्टूडेंट को सिखाने के लिए जाना है, तो तुम यहाँ पर रहकर वेट करना और कोशिश करना कि तुम घर के बाहर ना जाओ और कोई भी दिक्कत ना खड़ी करो। और इसके बाद हमारा लियोन और भी बोलता है तुम समझ गए ना, बट हमारा एमसी कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। हमारा लियोन फिर से बोलता है तुम मेरी बात सुन भी पा रहे हो ना, बट अगेन हमारा एमसी कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ये देखकर हमारा लियोन जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। हमारा लियोन फिर से बोलता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम आखिरकार मुझे तुम्हारा नाम तो बता ही सकते हो ना, अगर तुम तुम्हारा नाम ना बताओ तो मुझे तुम्हें एक निकनेम देना पड़ेगा। और ये निकनेम वाली बात सुनकर हमारा जो एमसी है वो ट्रिगर हो जाता है। वो हमारे लियोन की तरफ देखा है और बोलता है, हमारा एमसी बोलता है कि मेरा नाम है जेस, आई एम प्रीटी श्योर कि मैं नाम ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं तो इसे एमसी ही बुलाऊंगा। उसी के बाद हमारे सामने नैरेटर की तरफ से कुछ इस रीजन के बारे में बातचीत बताई जाती है। हमें पता चलता है कि नॉर्थ साइड में लवार्था रीजन के एक स्पेशल एटमॉस्फेरिक जोन है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ठंड रहती है और इसी वजह से उस जगह के अंदर कुछ भी फार्मिंग वगैरह नहीं की जा सकती। और वो जो एरिया है वो सेल नाम के एक कंट्री के अंडर आता है। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये जो कैडेंशिया रीजन है इसके अंदर 80 साल पहले हमारे जो सेल किंगडम है और जो लवार्था किंगडम है, इन दोनों किंगडम्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा बैटल हुआ था कि कौन ये जो कैडेंशिया नाम का रीजन है उसके अंडर आएगा। तो मल्टीपल बैटल्स के बाद भी हमारा जो ये कैडेंशिया
कडेल्शिया एरिया है वो हमारे लवारथा रीजन ने जीत लिया था, बट जो कडेल्शिया के लोग थे वो हमारे लवारथा के जो रूलिंग थे उससे खुश नहीं थे और उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एंड इसी वजह से ये लोग अभी तक भी इसी बैटल को करते ही जा रहे हैं 80 साल से। और उसी के बाद हमें एक न्यू ट्राइब के बारे में पता चलता है जिनका नाम है सेल्डन, और वो लोग एक सेरा माउंटेन नाम के जगह पर रहते हैं और वो लोग किसी भी कंट्री के साइड पर नहीं है, तुम समझ लो निष्पक्ष टाइप का कुछ चीज है। उसी के बाद हमें नोमादास नाम के एक रिलीजन के बारे में पता चलता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है और अपने कंट्री के अंदर मतलब अपने बॉर्डर के अंदर जो भी आएगा उन लोगों को मारते हैं और ज्यादातर रेबेलियंस टाइप के हैं। और इसी वजह से हमारा जो लवारथा रीजन का किंग है वो चाहता नहीं है कि ये लोग ऐसा डोमिनेंस दिखाए और वो हमेशा से ही इन लोगों को दबाना चाहता था। अगर तुम लोगों को ये वाला प्लॉट समझ में नहीं आया है तो तुम लोग इतना मोटा मोटा तौर पर समझ लो कि यहाँ पर मेनली दो रीजन्स हैं, एक है लवारथा एक है सेल, और इन दोनों रीजन्स के अंदर हमारा एमसी लवारथा रीजन में रहता है। और यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक टाइप का प्लेस है जिसका नाम है कांडेंशिया, और इस रीजन को लेकर ये लवारथा और सेल किंगडम के बीच में फाइट होती रहती है 80 साल से। और ये जो फाइट है वो हमारा लवारथा रीजन जीत जाता है, बट जो कैंडेंशिया नाम का जो रीजन है उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो लवारथा का रूलिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से जो कैंडेंशिया किंगडम के जो सिविलियंस हैं उनके बीच में और हमारा जो लवारथा है उस किंगडम के बीच में फाइट होती है, और ये फाइट का कंक्लूजन अभी तक नहीं निकलता, ये इसकी फाइट चल ही जा रही होती है। और उसी कैंडेंशिया किंगडम के अंदर मेनली दो ग्रुप्स रहते हैं, एक का नाम है शेल्डन जो कि बहुत ही शांत होते हैं और किसी भी झमेला में या फिर किसी भी कंट्री के साइड में नहीं आना चाहते, और एक है नोमादास जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और किसी के ऊपर भी अपना रौब झाड़ने लगते हैं। आई होप तुम लोग समझ चुके होगे, तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी के बाद हमें जो इतनी सारी स्टोरी बताई गई उसके साथ हमारे एमसी का क्या कनेक्शन है हमें वो भी पता चलता है। हमारा जो एमसी है मतलब जेस, आई थिंक मैं उसका नाम ठीक ले रहा हूँ, तो हमारा जो एमसी है वो सेल्डन की प्रजाति से बिलोंग करता है। यू मीन तुम लोगों को मैंने अभी बताया कि सेल्डन जो है वो बहुत ही शांत टाइप के होते हैं और किसी भी कंट्री या फिर झमेला में नहीं फंसना चाहते, बट हमारा जो एमसी का फैमिली है वो अनफॉर्चुनेटली एक फाइट के बीच में समझ लो एक फंस गया था, एक सिविल वॉर के बीच में, तो उसी वजह से वो जो पूरी की पूरी फैमिली है वो मर चुकी थी। और इसी वजह से जो सेल्डन के बाकी लोग होते हैं वो हमारे एमसी को एक ऑर्फनेज में छोड़ के आते हैं बाकी बच्चों के साथ। और यहाँ तक आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी सारी बात। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लेडी होती है, वो बोलती है तो बहुत ही बढ़िया आपने आखिरकार एक स्टूडेंट ढूंढ ही लिया। और ये बात सुनकर हमारा जो लियोन है वो बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। बट हमारा लियोन फिर से बोलता है कि रोसालिंड आखिर थोड़ी ही से बट तुम भी तो मेरी स्टूडेंट हो ना। और इससे पता चलता है कि वो जो रॉयल लेडी थी, रॉयल ही बोलूंगा क्योंकि ये पैलेस देख के मुझे छोटी घर की तो नहीं लगती, हमारी जो रॉयल लेडी थी उसका नाम है रोजालिंड। और रोजालिंड बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो। और ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो भी खुश हो जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ी और बातचीत करने लगते हैं। हमारा रोजालिंड पूछता है कि आपका जो स्टूडेंट है वो आखिर कितने साल का है। ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो बोलता है कि वो ऑलमोस्ट 12 साल का होगा, उसका नाम है जेस। और ये सुनकर हमारी जो रोजालिंड थी वो बोलती है तो वो एक लड़का है हाँ। और ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो बोलता है कि तुम क्या ये जानकर थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई। और इसके रिप्लाई में हमारी रोजालिंड बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अगर कोई लड़की होती तो मैं उससे बातचीत कर पाती, ऐसी वगैरह कुछ दोस्त वोस्त बना लेती। और उसके बाद हमारी जो रोजालिंड है वो बोलती है तो फिर आखिर वो है कैसा, आपको वो कैसा लगा। ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो बोलता है वैसे तो हमने अभी इतना ज्यादा बात किया नहीं है अभी तक। और उसी के बाद हमारा लियोन हमारे एमसी के बारे में कुछ बातचीत बताने लगता है। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि वो हमारे सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहता या फिर बोलने में हेजिटेट करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि किसी के सामने भी वो अपना गार्ड डाउन करे। बट अपना लियोन ये तो समझ चुका है कि हमारा एमसी है उसको मैजिक सीखने में झाड़ भर भी इंटरेस्ट नहीं है। और हमारा लियोन ये भी बताता है कि उसे लगता तो नहीं कि हमारा जो एमसी है उसको इतना ज्यादा फ्रीडम मिला होगा इससे पहले जब वो रॉयल कैपिटल में रहता था। और इसी वजह से हमारा जो लियोन है वो उसको ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से जीने के लिए टाइम देना चाहता है। मतलब ये सारी बातें हमारे लियोन अपने रोजालिंड को बता रही है। और ये सुनने के बाद हमारी रोजालिंड बोलती है कि उसे समझना आई थिंक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके बाद हमारी रोजालिंड ये भी बोलती है कि चाहे एक बार ही सही बट मैं उससे मिलना तो चाहूंगी। और ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए पॉसिबल भी होगा। और ये सुनने के बाद हमारी जो रोजालिंड बोलती है वो बोलती है हाँ ये तो सही है। उसके बाद हमें पता चलता है फाइनली कि रोजालिंड है कौन। रोजालिंड है एंड्रूज नाम के एक नोबल की बेटी। मैंने तुमको बताया था कि इतना बड़ा पैलेस किसी गरीब का तो नहीं होगा ना। एंड उसके बाद हमें रोजालिंड के एबिलिटीज के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। हमारा लियोन वही बातचीत करता है कि हमारी जो रोजालिंड है बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा जल्दी से बहुत कुछ सीख जाती है और ऐसे ही वगैरह वगैरह कुछ तारीफें। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी रोजालिंड बोलते हैं कि जब आप वापस आओगे तो मुझे आपके और आपके स्टूडेंट के बारे में थोड़ी
कहानियां बताना और मैं आपकी कहानियों का इंतजार करूंगी। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लियोन रास्ते से आ रहा होता है और वो अपने मन ही मन में सोचता है कि अब मैं उस लौंडे के साथ आखिर करूँ क्या। मतलब हमारे एमसी की बात हो रही है यहाँ पर। और तभी साइड से एक लौंडा आता है और बोलता है वो पकड़ साले को। और ये देखकर हमारा जो लियोन है वो बहुत ही शौक हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर हुआ क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 4-5 लौंडे स्टिक वगैरह लेके आ चुके हैं हमारे लियोन को कूटने के लिए। और वो जो सारे लोग थे वो बोलते हैं कि साला आखिर वो मॉन्स्टर है किधर। और ये सुनने के बाद ही हमारा जो लियोन है वो सभी के सभी चीजें इंस्टेंटली समझ जाता है। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हमारा लियोन देखता है कि आई थिंक ये एक घर ही होगा, एक घर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये देखकर हमारा लियोन पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। और पीछे से हमारे जो सारे के सारे विलेज के लोग थे वो बोलते हैं कि तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, उसी छोटे मॉन्स्टर ने सारा का सारा काम किया है। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर एक लेडी और एक बच्चे थे जिन दोनों को चोट लगी थी और वो दोनों ही अपने लियोन की तरफ बहुत ही गुस्से की नजर से देखने लगते हैं। और बाकी जो सारे गाँव के लोग थे वो भी बहुत ही गुस्से की नजर से देखने लगता है हमारे लियोन के ऊपर। और ये सारी चीजें देखकर हमारा लियोन अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिर उस लौंडे के साथ दिक्कत क्या है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बट अपना लौंडा चाहे कितना भी माफी मांग ले, इन लोगों की शकल देखकर तुम समझ सकते हो कि इन लोग मन में अभी क्या चल रहा होगा। वो लोग भर भर के अपने लियोन को लग जाता है। मच्छर की और इसी के बाद हमारा जो लियोन है वो अपने घुटनों से ज्यादा अपने सिर को भी झुका लेता है। वो बोलता है कि मैं उस मॉन्स्टर को पकड़ के लाऊंगा और आप लोगों से माफी मंगवाऊंगा। और ये सुनकर भी ये जो चूतिए लोग हैं वो शांत नहीं होते हैं। ये बोलता है क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है एक माफी से सब कुछ हो जाएगा क्या। यही सबसे बढ़िया होगा कि तुम उस बेकार लड़के को इस गाँव से ही भगा दो। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जो लियोन है वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और ये लोग कंटिन्यूअसली अपने लियोन के ऊपर चिल्लाए ही जा रहे होते हैं। और उसी के बाद देखते हैं कि हमारे लियोन के पीछे से एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और बोलता है कि अभी इसे जाने भी दो। और सभी उन बूढ़े आदमी को नोटिस करता है और बोलते हैं मास्टर ओल्गा। और हमें देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो ओल्गा नाम का बंदा है आई थिंक ये गांव का मुखिया टाइप का कुछ है, इसी वजह से ये लोग इनको मान रहे हैं। और हमारा जो गांव का मुखिया ओल्गा था वो बोलता है कि तुम लोगों को क्या और कोई काम नहीं है, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, जाओ अपना अपना काम करो। और ये सुनकर हमारे जो बाकी गाँव के लौंडे थे वो बोलते हैं कि हम लोगों को उस लौंडे को सबक सिखाना है। और ये सुनने के बाद हमारा ओल्गा बोलता है एक स्टूडेंट को संभालना उसकी मास्टर की जिम्मेदारी है और वो तुम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। ये समझाने के बाद कुछ और बातचीत हमारा ओल्गा अपने लियोन से करता है। अपना ओल्गा बोलता है तुम यानी हमारे लियोन को बता रहे हो उस लड़के को याद से यहाँ पर लेके आना। एंड ये बोलने के बाद हमारा जो विलेज चीफ था ओल्गा वो वहां से चला जाता है। और उसी के बाद हमारा जो लियोन है वो जंगल में आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में था। वो बोलता है कि आखिर इस लड़के की दिक्कत क्या है। वो ये बोलते हुए पेड़ के अंदर मुक्का मार रहा होता है और पास्ट में जो भी सारी बातें हुई है उसी सारी बातों को सोचने लगता है। और वो जंगल में आगे जाते जाते नोटिस करता है कि पहाड़ के चोटी के सामने ही हमारा जो एमसी है वो बैठा हुआ है। हमारा जो ओल्गा है वो बोलता है जेस। और ये सुनने के बाद हमारा जो एमसी है वो घूमकर हमारे लियोन की तरफ देखता है और ये देखकर हमारा लियोन बोलता है कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल जाकर फिर से गांव के अंदर तबाही मचा रहे हो और तुमने एक बच्चे को भी इंज्योर कर दिया है, क्या मैं गलत हूँ। और ये सुनने के बाद हमारा जो एमसी है वो बोलता है तो क्या हुआ बे। और इसके बाद हमारा लियोन बोलता है तुम मेरे साथ आ रहे हो उनसे माफी मांगने के लिए। और ये सुनकर हमारा जो एमसी है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है आखिर साला तू बखी क्या रहा है बे, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है। और वो एक हेवी प्रेशर हमारे लियोन की तरफ फेंकता है। ये देखकर हमारा लियोन बहुत ही हैरान हो जाता है। हमारा एमसी फिर से गुस्से में बोलता है तू ये बात इसीलिए बोल रहा है कि तुझे पता नहीं है कि उन लोगों ने मुझे क्या बोला था। और हम देख पा रहे हैं कि हमारे एमसी ने जो प्रेशर अपने लियोन की तरफ फेंका था उससे अपने लियोन का जो गाल है उसमें थोड़े कट वगैरह लग जाते हैं। हमारा लियोन बोलता है हाँ मुझे जरूर पता नहीं है कि उन लोगों ने तुम्हें क्या कहा था, चलो फिर भी मुझे अंदाजा लगाने दो कि उन लोगों ने क्या कहा था। तुम्हें मॉन्स्टर कहा था या फिर फिल्थी डिस्गस्टिंग कहा था या फिर कुछ और कहा होगा। क्या तुमने ऐसी चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं की है अपनी लाइफ के अंदर। और हमारा एमसी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। बोलते क्या तुमको पता भी है कि उन लोगों ने जो ये बात बोली उससे मुझे क्या फीलिंग्स हुई। और इसके बाद हमारा लियोन इसके बाद में रिप्लाई देता है कि हाँ मुझे पता नहीं होगा कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है क्योंकि मैं एक शिल्डन नहीं हूँ। शिल्डन मतलब याद ही है ना, वो जो माउंटेन्स में रहते थे बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उसी के प्रजाति से हमारा एमसी है, मैंने तुमको बताया था। और इसी के बाद हमारा
हमारा लियोन और भी बोलता है कि क्योंकि मैं एक मेज हूँ इसीलिए मैं ये सारी चीजें पहले भी फेस कर चुका हूँ और मुझे पता है कि इन सारी चीजों से कैसा फील होता है। और ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है सद द फक अप। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा लियोन अपने मन में ही सोचने लगता है इस बच्चे के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है कि वो आयरन फोर्ट्रेस के अंदर जाकर एक बहुत ही बढ़िया रैंक हासिल कर सकता है, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना अपना पास्ट है, ना अपना प्रेजेंट है, ना अपना फ्यूचर है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी फिर से चिल्ला के बोलता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, तुम लोगों में से किसी की भी औकात नहीं है कि मुझे समझे कि मैं कैसा फील करता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस हैं। तो फिर ऐसी बातें बोलना बंद करो कि तुम मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और ये सारी बातें सुनकर हमारा लियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जाकर हमारे एमसी का कॉलर पकड़ता है और बोलता है चुप कर जा साले, आखिर तुझे पता भी है कि तूने जो किया है उसके वजह से मुझे कितना ज्यादा सफर करना पड़ा। उन लोगों ने जिनके दिमाग में सर कचरा ही है, उन लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया, बट फिर भी मैं उन लोगों की ही प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हूँ। उन बेवकूफ लोगों ने मेरे साथ कैसा एक्ट किया और ये सारी चीजें हुई बस तुम्हारे एक बेकार काम की वजह से। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं मारा ही जाऊंगा उन बेकार लोगों के हाथों। बस इस बात से तुम सोचो कि तुमने कितना ज्यादा बंड खराबा किया है वहां पर। और ये सारी चीजें देखकर हमारा एमसी हमारे लियोन के हाथ को पकड़ लेता है, मतलब वो अपने कॉलर से हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। इसमें कुछ भी मेरी गलती नहीं है, उन लोगों ने ही मुझे पहले मारा था। वो लोग बस एक बेवकूफों के झुंड है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैंने उन लोगों को थोड़ा सबक सिखाया था। और ये बात सुनकर हमारा जो लियोन है वो थोड़ा शांत हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है और ऐसा किसी के पास भी पावर नहीं है कि वो किसी को भी हरास या फिर उल्टा सीधा बोले। बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर रौफ झाड़े या फिर तुमको हरास करे या फिर तुमको मारे। बट ऐसा रियलिटी नहीं है। हम एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जहाँ पर पावरफुल लोग गरीब और छोटे लोगों के ऊपर रौब झाड़ते हैं और अपनी पावर अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हैं। और उसी के बाद हमारा लियोन और भी बोलता है जेस बट तुमको कभी भी अपने आप को उन जैसा नहीं बनाना है, अपने आप को कभी भी उनके लेवल पर नहीं लाना है। तुम्हारे पास एक मेज की पावर है और जो सभी बेकार लोगों के अंदर नहीं होती। और अगर तुम अपने मेज के पावर्स को उन बेकार लोगों के खिलाफ यूज करोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। भाई कुछ भी बोलो, ये जो लियोन है ना, ये बंदा बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, ये बहुत ही मोटिवेशनल वाली बातचीत करता है। अभी मैंने जो ये सारी बातचीत की ना, इनमें से तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें ना समझ में आया तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। वो बोल रहा था कि अगर वो लोग कुछ बुरा कर रहे हैं तो तुमको भी वो बुरा करना है, इसका कोई रीजन है नहीं। अगर वो लोग तुमको मारेंगे तो तुमको भी उसे मारना है। ऐसा मत करो क्योंकि अगर वो तुमको मार रहे हैं तो वो बुरे हैं, अगर तुम भी उन्हें मार रहे हो तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह गया। यू नो ब्रो, दिस लाइन्स आर डैम गुड। और ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी भी थोड़ी बातचीत को रियलाइज करने लगता है। बट वो बोलता है कि मुझे ये सारी बातें समझ में आती है बट मैं उनको खड़े खड़े अपना मजाक तो नहीं बनाने दे सकता ना, या फिर उनको खड़े खड़े ही उनका मार तो नहीं खा सकता ना। और ये सुनकर हमारा जो लियोन है वो बोलता है तो फिर तुम्हें आयरन फोर्ट्रेस के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर तुम काम करोगे तो ये लो लेवल के जो लोग हैं वो तुमसे पंगे लेना ही बंद कर देंगे। और ये सुनकर हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि ये नामुमकिन है। और ये बोलने के बाद वो हमारे जो लियोन का हाथ है उसको हटाता है और वहां से जाने लगता है। हमारा लियोन उसे बुलाने की कोशिश तो करता है बट हमारा एमसी उसका सुनता ही नहीं। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वही विलेज का चीफ बैठा हुआ था और वहां पर हमारा लियोन आ जाता है। और हमारा विलेज का जो चीफ है वो बोलता है कि मैं उस लड़के को नहीं देख पा रहा हूँ, आखिर वो है कहाँ पर। और ये सुनने के बाद हमारा जो लियोन है वो बोलता है कि मैं उसे नहीं ला पाया, मुझे माफ कर देना, बट इसके बदले में। और ये बोलते ही हमारा जो विलेज चीफ है वो उसे रोक देता है, बोलता है तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें फिर से किसी विलेजर ने देख लिया तो तुम्हारे ऊपर फिर से वो लोग गुस्सा करने लग जाएंगे। और इसके बाद हमारा जो विलेज चीफ है वो बताने लगता है कि मैंने अपने पूरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं बट ऐसी कोई चीज मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। वो लड़का कुछ अलग है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप का चीज है। और ये देखकर हमारा जो विलेज चीफ है वो बहुत ही प्रभावित टाइप का हुआ है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो लियोन है वो भी बोलता है कि मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए बट सच में वो एक मॉन्स्टर ही है, मतलब उसका पावर जो है वो एक मॉन्स्टर की तरह ही है। और अगर किसी ने उसे फिर से उसकाया तो वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, पर अगर विलेजर्स उससे दूर रहे तो विलेजर्स के सामने कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो विलेज का चीफ है वो बोलता है कि तुम्हें फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लियोन जाने ही लगता है। तभी हमारा जो विलेज का चीफ है वो बोलता है कि जाने से पहले इन चीजों को अपने साथ लेके जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लियोन के हाथ में कुछ क्लोथ्स वगैरह दे दिया है हमारे विलेज के चीफ ने। और हमारा लियोन बोलता है कि आखिर आपने ये क्यों दिया मुझे। हमारा जो विलेज का चीफ है वो ये बात सुनकर बोलता है कि 10-12 सालों के लड़के के अंदर ये एकदम फिट बैठेगा। और ये सुनकर हमारा लियोन जो है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर विलेज का चीफ कहना क्या चाहता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसका जो स्टूडेंट आया है, मतलब हमारा जेस, उसके जो उम्र है उसकी भी उम्र 10-12 साल के ही आसपास है और उसी के लिए ये कपड़ा हमारे विलेज के चीफ ने दिया है। और वो आगे जाकर फिर से हमारा जो लियोन है वो
अपने विलेज के चीफ को थोड़ा शुक्रिया वुक्रिया वगैरह बोलता है और उसी के बाद वहां से जाने लगता है और वो आगे जाकर फिर से पहाड़ के ऊपर देखता है कि अपना लौंडा जेस यानी कि हमारा एमसी बैठा हुआ है एकदम डैम बैडएस पोज के साथ। और इसी के साथ हमारी आज की पार्ट खत्म होती है। सो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है कि इस मांगा के अंदर क्या क्या प्लॉट्स हैं और क्या क्या आगे होने वाले हैं। देखो इस वीडियो के अंदर हमारे मेनली लियोन और लवाथा रीजन के पास्ट सेल्फ के बारे में ही बताया गया है। हमारे एमसी के कंटेंट पर अभी नहीं आया गया है। इस वीडियो के पार्ट 2 में जब बनाऊंगा तो तुम्हें हमारा एमसी का भी एक बहुत ही बढ़िया पास्ट देखने को मिलेगा एंड हमारा एमसी का पास्ट बहुत ही क्रेजी होने वाला है, ये मुझे लगता है पर्सनली। और जब तुम पार्ट 2 देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या है और कैसे क्या स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। मेरा नाम है शुमन एंड चलो मिलते हैं